अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू क्यूएलएस। आज का टॉपिक है एलईए अपॉइंटेड पर्सन पार्ट 3। आज का टॉपिक है पूरा मोड फैक्टर्स के बारे में। इसमें हम लोग जानेंगे मोड फैक्टर्स कितने टाइप के होते हैं और उस डिफरेंट टाइप्स ऑफ इचेस और एग्जांपल्स। ओके, थोड़े स्मॉल कैलकुलेशंस एग्जांपल्स मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ। ये वीडियो थोड़ा लेंदी होने वाला है क्योंकि इसमें अ, इसको समझना भी अच्छा है क्योंकि इस मोड फैक्टर्स के बारे में और कैलकुलेशंस भी थोड़ा है। ये थोड़ा वीडियो लेंदी होने वाला है लेकिन अच्छा टॉपिक है आज का। पूरा एलईए का मेन कैलकुलेशंस इसी पे डिपेंड होता है। अगर ये पूरा वीडियो आप इजीली समझ गए तो पूरा कैलकुलेशंस इजी है। ओके, चलिए अभी शुरू करते हैं। मोड फैक्टर में एक्चुअली टू टाइप्स ऑफ मोड फैक्टर्स हैं, एक एंगल फैक्टर और चौकर फैक्टर। एंगल फैक्टर और चौकर फैक्टर उसको मोड फैक्टर बोलते हैं। ओके, फर्स्ट हम लोग एंगल फैक्टर के बारे में बात करेंगे, उसके बाद चौकर फैक्टर के बारे में, उसके बाद एग्जांपल्स के जरिए उसको उस फैक्टर्स को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं कैलकुलेशंस में, उसको भी एग्जांपल्स के जरिए हम लोग जानेंगे। ओके, फर्स्ट एंगल फैक्टर। एक्चुअली प्रीवियस कैलकुलेशंस में मतलब अपार्ट फ्रॉम एलईए, मतलब जो सऊदी अरब में प्रीवियस कैलकुलेशंस थर्ड पार्टी कैलकुलेशंस में हम लोग याद होगा आप लोगों को 60 डिग्रीज में 0.6 बोल के हम लोग मल्टीप्लाई करते थे लोड को, और 45 डिग्रीज में 0.5 वैसे 0.7 में मल्टीप्लाई करते थे ना। अभी इधर एलईए पूरा कॉन्सेप्ट वो क्यों एक्चुअली मैं अभी बताता हूँ। पहले सऊदी अरब थर्ड पार्टी ना हॉरिजेंटल एंगल पे बेस होके रहता था पूरा कैलकुलेशंस। ओके, लेकिन अभी एलईए ना पूरा कैलकुलेशन वर्टिकल एंगल पे बेस होके है। ये क्यों मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्यों हॉरिजॉन्टल एंगल से वर्टिकल एंगल पे शिफ्ट है, क्या डिफरेंस है, वर्टिकल एंगल क्यों बेस्ट है हॉरिजॉन्टल एंगल से। ओके, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अभी एलईए के हिसाब से बेस्ट रिकमेंडेशन एंगल है बीटा 30 अल्फा 60। बीटा बीटा 30 मतलब ये वर्टिकल वायर इमेजिनरी वर्टिकल लाइन है। ये 90 डिग्रीज पकड़ो इसको। 90 डिग्रीज से कितना डाउन हो रहा है, 30 डिग्रीज। मतलब इसको इस एंगल को बीटा 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 एंगल बोलते हैं इसको। ओके, बीटा एंगल वर्टिकल एंगल भी बोलते हैं, बीटा एंगल भी बोलते हैं। बीटा 30 डिग्रीज और अल्फा 60 डिग्रीज, इस एंगल को अल्फा 60 उसको इंक्लूड एंगल बोलते हैं। ओके, इसको बेस्ट रिकमेंडेड एंगल्स माना जाता है कैलकुलेशन में, लिफ्टिंग एलईए एलईए लिफ्टिंग्स में। ओके, और जब भी आप बीटा 30 डिग्रीज एंगल में जब आप एक वायर रोप को अटैच करते हो, वायर रोप या हो गया बेल्ट हो गया, उसका कैपेसिटी फॉर एग्जांपल 10 टन होगा तो 30% रिडक्शन हो जाएगा और 70% यूटिलाइजेशन में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल एक 10 टन का कैपेसिटी का वायर रोप है, जब भी 30 डिग्रीज एंगल में आप लोग उसको हुक को ऐड करते हैं तो डायरेक्ट उसका 30% रिडक्शन हो जाएगा उसका कैपेसिटी में। अगर 10 टन का वायर रोप है, वो इस एंगल में आप लोग लगाए, लोड को अटैच किए, तो डायरेक्ट इसका 30% रिडक्शन हो जाएगा, मतलब 70% यूटिलाइजेशन में आएगा। मतलब 10 टन का 7 टन ओनली हम लोग यूज कर सकते हैं, उसका कैपेसिटी 3 टन रिडक्शन हो जाएगा। ओके, ये एक वायर रोप का मैं बता रहा हूँ, ये एक वायर रोप का। सेम इधर भी ये वायर रोप है, इसका भी 7 टन रिडक्शन हो जाएगा। ओके, मतलब इधर 10 टन का वायर रोप है, इधर 10 टन का, ये 10 टन और ये 10 टन। जब एंगल फैक्टर्स ऐड हुआ इसमें तो डायरेक्ट 70% यूटिलाइजेशन ही यूज होगा एक वायर रोप का। मतलब ये 7 टन यूज होते हैं, इसका 7 टन यूज होगा। ओके, तब ये लोड का वेट कितना होगा, 7 + 7 14 टन ही हम लोग उठा सकते हैं। ओके, अभी समझ में आया।
जब एंगल में हम लोग यूज करते हैं तो एक वायर रोप या एक बेल्ट का वो 30% रिडक्शन 70% यूटिलाइजेशन। ओके, चलो इसको भी डिलीट कर देते हैं। ओके, अभी समझ में आया आपको? अभी ये डायग्राम में देखें आपको, क्यों 70% रिडक्शन का, क्यों 30% रिडक्शन करना है, क्यों 70% यूटिलाइजेशन करना है, इस डायग्राम में आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी किस लिए, किस फैक्टर के वजह से रिडक्शन करना पड़ता है। ओके, फॉर एग्जांपल ये वायर रोप है, वर्टिकल वायर रोप, और एक हॉरिजॉन्टल वायर रोप ले लें ऐसे। ओके, अभी वर्टिकल वायर रोप में, इस वायर रोप में वर्टिकल फोर्सेस पूरे मैक्स होंगे इधर, और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस जीरो। इस लाइन पे वर्टिकल फोर्सेस जीरो होंगे, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस मैक्सिमम होंगे। अब इसको सेंटर में आप एक लाइन ले ले, इधर 45 डिग्रीज, इधर 45 डिग्रीज। अभी ये सेंटर के ऊपर जो भी है, इसमें हम लोग क्या कह सकते हैं, वर्टिकल फोर्स ग्रेटर देन हॉरिजॉन्टल फोर्स, मतलब इस एंगल में हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कम रहेंगे, वर्टिकल फोर्सेस ज्यादा रहेगा। ओके, और ये स्ट्रेट लाइन वर्टिकल फोर्स इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल फोर्स, मतलब जितना वर्टिकल फोर्स एक्ट होगा उतना वो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस भी एक्ट होंगे इस सेंटर लाइन पे। और सेंटर लाइन के नीचे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, सेंटर लाइन के नीचे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस ज्यादा रहेंगे, वर्टिकल फोर्सेस कम रहेंगे। अभी जब भी एक मैन्युफैक्चरर ये एक वायर रोप या स्लिंग को मैन्युफैक्चर करता है, वो वर्टिकल फोर्सेस को ध्यान में रख के ही करता है। वो सिर्फ लिफ्टिंग में वर्टिकल फोर्सेस ही एक्ट करना है और स्ट्रेट यूज में ही करना है। वो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस में जब हॉरिजॉन्टल फोर्स जब एक्ट करेगा, उस वायर रोप का स्ट्रेन बढ़ जाएगा, टेंशन बढ़ जाएगा। इसलिए जब भी मैन्युफैक्चरर एक वायर रोप या बेल्ट मैन्युफैक्चर करता है, वर्टिकल फोर्स को ध्यान में रख के ही करता है। आप देखे होंगे टैग्स में, आप फ्यूचर वीडियो, आगे वीडियो में मैं दिखाऊंगा, डायरेक्ट वर्किंग लोड लिमिट वर्किंग WLL करके स्ट्रेट लाइन दे के नीचे दे देगा 8 टन बोल के, मतलब ये वर्टिकल लाइन में 8 टन आप उठा सकते हो, मतलब ये मैन्युफैक्चरर रिकमेंडेशन है। लेकिन हम लोगों को साइट्स में क्या होता है, एक एंगुलर डायरेक्शन में लिफ्ट करना पड़ता है लोड को, उस चीज को कॉम्पिटेंट पर्सन डिसाइड करता है। अब हम लोग इसी इसी को हम लोग एंगल फैक्टर बोलते हैं, क्योंकि जब मैन्युफैक्चरर स्ट्रेट लाइन में 8 टन दिया है, उसी चीज को, उसी बेल्ट को हम लोग एक एंगल लाइन में लेके जा रहे हैं, एक एंगल में हम लोग लोड को उठा रहे हैं, मतलब उस एंगल के वजह से एंगल फैक्टर ऐड करना पड़ता है। क्योंकि जब एक इतना जितना भी एंगल डिस्टेंस बेंड हो रहा है ना, उसको हम लोग एंगल फैक्टर ऐड करते हैं। ओके, अभी समझ में आया है? ये भी डिलीट करके ना आगे बढ़ते हैं। ओके, ये स्लाइड सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए रखा हूँ, ये कैलकुलेशन से कुछ भी लेना देना नहीं है। नॉर्मल आप लोग बाय हार्ट कर लेंगे कैलकुलेशंस, वैल्यूज नॉर्मल भी कैलकुलेशंस कर सकते हैं, लेकिन कभी भी इंटरव्यू और क्वेश्चंस ना इस बेस पे आपको पूछेंगे, क्यों आप 30 डिग्रीज में यूज करना, वर्टिकल एंगल, क्यों वर्टिकल एंगल आप लोग प्रिफर करते हो हॉरिजॉन्टल एंगल से, तब आप लोग को एक्सप्लेन करना है। और वर्टिकल एंगल में मैन्युफैक्चरर रिकमेंडेशन क्या है, कभी भी वर्टिकल एंगल, वर्टिकल फोर्सेस एक्ट होने से अच्छा है हॉरिजॉन्टल फोर्सेस से बेल्ट के ऊपर। ओके, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। चलो एक डायग्राम देख लें, सेम इसी के बारे में, यही डायग्राम है। देखो, जब एक वायर रोप वर्टिकली हैंग होता है, दो तरफ से, एक ऊपर भी फोर्स एक्ट होता है जो हुक को कनेक्ट होता है, एक दूसरा नीचे भी फोर्स एक्ट होता है जो लोड को कनेक्ट होता है, उसको टेंशन कहते हैं। ये मतलब ये टेंशन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इस वायर रोप में ना, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। जब यही वायर रोप
जब यही वायर रोप जब यही वायर रोप एक एंगल में चला जाता है, ये टेंशन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है ना, इस पे एक वर्टिकल फोर्स भी एक्ट हो जाता है और इधर से हॉरिजॉन्टल फोर्स भी एक्ट हो जाता है। मतलब इस पे दोनों फोर्स एक्ट हो रहे हैं और टेंशन भी रहता है इसके अंदर। इसीलिए इसका इसको एक एंगल फैक्टर ऐड करके इसका कैपेसिटी बनाते हैं, वायर रोप का कैपेसिटी बढ़ा देते हैं। ओके, अभी समझ में आया? चलो इस वीडियो के आपको इस वीडियो में इजी एक्सप्लेन इस पिक्चर में मैं इजी एक्सप्लेन करूंगा आपको। अभी फिलहाल ये 90 डिग्रीज का स्ट्रेट लाइन वायर रोप है। अब इसी को आप बीटा 30 डिग्रीज में लेके गए, ये 30 डिग्रीज में लेके इधर क्या हुआ, वर्टिकल फोर्स ग्रेटर देन हॉरिजॉन्टल फोर्स। वर्टिकल फोर्स है लेकिन हॉरिजॉन्टल फोर्सेस से कम है, मतलब हॉरिजॉन्टल फोर्सेस में भी इसमें एक्ट कर रहे हैं। आपको इस 30 डिग्रीज में ना हॉरिजॉन्टल फोर्सेस भी एक्ट कर रहे हैं, वर्टिकल फोर्सेस भी एक्ट कर रहे हैं, प्लस इसके ऊपर टेंशन भी रहेगा। लेकिन ये स्ट्रेट लाइन में हॉरिजॉन्टल फोर्सेस जीरो है, सिर्फ वर्टिकल फोर्स एक्ट कर रहा है, टेंशन ऐड कर रहा है। समझ में आया? अभी इस एंगल में और स्ट्रेट एंगल में क्या डिफरेंस है? मेन एंगल जब हॉरिजॉन्टल फोर्सेस एक्ट करते हैं ना, उसको एंगल फैक्टर्स हम लोग एक्ट करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि उसके ऊपर टेंशन बढ़ जाता है। when sling angle increases when sling angle increases then sling tension also increases। जब भी एंगल बढ़ जाता है ना, अभी 30 डिग्रीज में स्लिंग टेंशन थोड़ा कम रहेगा, वही थोड़ा इस 45 डिग्रीज में आ जाने से वर्टिकल फोर्सेस इक्वल टू हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, मतलब दोनों फोर्सेस इक्वली एक्ट कर रहे हैं। इसका इसका टेंशन का वैल्यू एंगल फैक्टर बढ़ जाएगा, और उससे भी नीचे आने से हम लोग 60 डिग्रीज, इधर से 90 से 60 डिग्रीज आने से इसमें हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाता है, वर्टिकल फोर्सेस कम हो जाता है। इसका मतलब इधर टेंशन और भी ज्यादा होगा, और वायर रोप का और बेल्ट का कैपेसिटी भी बढ़ जाएगा लोड उठाने के लिए। जितना टेंशन बढ़ता है उतना कैपेसिटी, वायर रोप का कैपेसिटी भी बढ़ जाता है। ओके, चलो अभी एंगल फैक्टर। पहले दोनों स्लाइड्स तो आपको समझ में आ गए होंगे, जो भी समझ में नहीं आया मेरे को कमेंट सेक्शन में रखना, इंशाल्लाह मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ओके, चलो अभी एंगल फैक्टर। एंगल फैक्टर में टू टाइप्स ऑफ एंगल फैक्टर्स है, एक बीटा 0 डिग्रीज टू 45 डिग्रीज, एंगल 45 डिग्रीज टू 60 डिग्रीज। अब ऊपर बताता हूँ, जीरो जीरो मतलब 90 डिग्री समझ लो, इसको 0 डिग्री समझ ले। 0 to 45, 0 to 45 एक एंगल, और 45 to 60, 45 to 60 वन एंगल, ये दो एंगल, और 60 से नीचे जाना नहीं चाहिए, इधर से 60 से नीचे रिजेक्ट है। ओके, 0 to 45, 45 to 60। ओके, 0 to 45 जब भी इस 45 से 0 to 45 के बीच में जो भी एंगल आएगा, जो भी वायर रोप आएगा, उसका 70% यूटिलाइजेशन होगा, 30% रिजेक्शन होगा। चलो ना, ये देखो 0 to 45 जो भी आएंगे, इस बीच में जो भी बेल्ट्स आएंगे, वो यूटिलाइजेशन 70% हो गया, रिडक्शन 30%। और 10 टन का वायर रोप होगा तो, या बेल्ट होगा तो 7 टन ही यूटिलाइज कर सकते हैं, 3 टन रिजेक्ट, मतलब वो एंगल फैक्टर में रिडक्शन हो जाता है। वही 45 से नीचे जाएंगे 60 डिग्रीज, मतलब इधर अप्रोक्सीमेट ए एंगल पे आएगा, नीचे जाएंगे 45 to 60, वायर रोप कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 50%, रिडक्शन 50%। मतलब इस एंगल में कोई सा भी वायर रोप इस एंगल में आएगा तो, फॉर एग्जांपल 10 टन का वायर रोप है तो 5 टन यूज कर सकते हैं, 5 टन रिडक्शन में चला जाएगा। ओके, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है अभी तक तो। इसीलिए हम लोग जब भी एंगल्स में यूज करते हैं, उसमें एंगल फैक्टर से मल्टीप्लाई करना बहुत जरूरी है। अभी फॉर एग्जांपल इधर देखो, एंगल फैक्टर बेस्ट रिकमेंडेशन एंगल क्या है, 0 to 45 डिग्रीज, मतलब यहाँ से यहाँ तक बेस्ट रिकमेंडेशन है। इसके अंदर कहीं पे भी आप लोग बेल्ट यूज करोगे या वायर रोप यूज करोगे, इस एंगल में आप 70% यूटिलाइज कर सकते हैं,
30% रिडक्शन कर सकते हैं। एक वायर रोप का बोल रहा हूँ, मतलब एक वायर रोप इसका इधर जाने का, एक वायर रोप इधर जाने का, मतलब ये एक 70% यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, ये एक 70% यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। ओके, समझ में आ गया ना अभी? रिकमेंडेशन एंगल फैक्टर इज बीटा 0 to 45 degrees मल्टीप्लाई 0.7 फॉर ईच वायर रोप। अभी आपको मालूम पड़ा 0.7 कैसे आया? 0.7 70% यूटिलाइजेशन का, 70% मतलब 0.7 मल्टीप्लाई 0.7 फॉर ईच वायर रोप। ईच वायर रोप मतलब फॉर एग्जांपल एक लोड उठा रहे हो आप, ये इधर एक वायर रोप है, इधर एक वायर रोप है और इधर एक वायर रोप है, तब मल्टीप्लाई 0.7 इंटू ईच वायर रोप। ये 0.7, ये 0.7, 0.7 इंटू 0.7 कितना हो गया? 1.4 हो जाएगा। 1.4 लोड के वेट को ऐड करने से आपको स्लिंग का सेफ वर्किंग लोड कैपेसिटी मिल जाएगा। ओके, अभी समझ में आया ना? अभी अभी शुरू करते हैं। मोड फैक्टर। मोड फैक्टर क्या है? द फैक्टर अप्लाइड ऑन लिफ्टिंग एक्सेसरीज बाय कॉम्पिटेंट पर्सन टू गेट ए सेफ वर्किंग लोड डिपेंड ऑन हाउ इट इज यूज्ड। ओके, अब ये समझ में आया? ये मोड फैक्टर कौन डिसाइड करता है? कॉम्पिटेंट पर्सन। और वर्किंग लोड लिमिट कौन डिसाइड करता है? मैन्युफैक्चरर। वर्किंग लोड लिमिट मैन्युफैक्चरर डिसाइड करता है, और मोड फैक्टर कौन डिसाइड करता है? कॉम्पिटेंट पर्सन डिसाइड करता है टू गेट ए सेफ वर्किंग लोड ऑफ द स्लिंग। और मोड फैक्टर्स में कितने हैं हमारे पास? मोड फैक्टर में टू टाइप्स ऑफ मोड फैक्टर्स है। एक एंगल फैक्टर, दूसरा हिच फैक्टर। हिच फैक्टर मतलब है, और एंगल फैक्टर मतलब ब्रिडल हिच। देखो, इसको एंगल बोलते हैं, बीटा डिग्रीज एंगल, ये इस एंगल को एंगल फैक्टर बोलते हैं। ओके, क्योंकि हम लोग वर्टिकल पे डिपेंड होके है ना, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, हॉरिजॉन्टल पे, हॉरिजॉन्टल एंगल पे हम लोग नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल पूरा एलईए वर्टिकल एंगल्स पे डिपेंड होके है। ओके, मोड फैक्टर में कितने? एक एंगल फैक्टर और हिच फैक्टर। ओके, और टाइप्स ऑफ हिच फैक्टर्स, और हिचेस में कितने टाइप्स ऑफ फैक्टर्स हैं? वर्टिकल हिच, चॉकर हिच, बास्केट हिच और ब्रिडल हिच। इतने टाइप्स ऑफ हिचेस है हिच फैक्टर्स में। ओके, अभी चलो एक एक हिचेस के बारे में जानेंगे कि उसका हिच क्या होता है, वर्टिकल हिच क्या होता है और उसके फैक्टर्स क्या है। ओके, चले। टाइप्स ऑफ हिचेस एंड फैक्टर्स। वर्टिकल हिच फैक्टर 0.1, 100% of sling capacity utilization, shape working load is equals to working load limit। शायद ये आपको समझ में आया होगा, क्योंकि जब स्ट्रेट लाइन में यूज करते हैं कोई सा भी, उसको वर्टिकल हिच बोलते हैं। देखो इधर डायग्राम में भी दिया है स्ट्रेट लाइन, इसको वर्टिकल हिच बोलते हैं। इसका फैक्टर 0.1 है, मतलब वर्किंग लोड लिमिट जो मैन्युफैक्चरर इधर दिया है, देखो इसमें मैन्युफैक्चरर 8 टन दिया है, पूरा लोड 8 टन उठा सकता है। ओके, क्योंकि ये स्ट्रेट है, मैन्युफैक्चर रिकमेंडेशन है ये। ऑलरेडी मैन्युफैक्चर आपको बेल्ट पे लिखा होगा इसके ऊपर, ये देखो ऐसे, और स्ट्रेट आप उठा सकते हैं। ओके, इसमें आपको कोई सा भी मोड फैक्टर्स ऐड करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल इधर देखें, अभी फॉर एग्जांपल इधर देखें, वर्किंग लोड लिमिट इक्वल्स टू 10 टन। मतलब वर्किंग लोड लिमिट इक्वल्स टू 10 टन, मतलब बेल्ट का वर्किंग लोड लिमिट 10 टन दिया है। इसका मतलब हम लोग लोड भी 10 टन उठा सकते हैं इजीली। 10 टन इजीली उठा सकते हैं। और इधर देखें, इस डायग्राम में देखें,
इधर 10 टन दिया है, इधर 10 टन दिया है स्ट्रेट लाइन में, मतलब 10 + 10 इजीली हम लोग 20 टन उठा सकते हैं। ओके, ये वर्टिकल हिच का एग्जाम्पल है, और इसका कैलकुलेशन एग्जाम्पल भी नीचे देखेंगे आगे। ओके, ये वर्टिकल हिच के बारे में। नेक्स्ट, चॉकर हिच। चॉकर हिच क्या है? चॉकर हिच, टू टाइप्स ऑफ चॉकर हिचेस है, एक राउंड चॉकर हिच और एक रेक्टेंगुलर चॉकर हिच। राउंड चॉकर हिच में 80% यूटिलाइजेशन, 20% रिडक्शन, और रेक्टेंगुलर चॉकर हिच में 60% यूटिलाइजेशन, 40% रिडक्शन। जब एक याद रखना, जब भी मैं 80% यूटिलाइजेशन बोलता हूँ और 20 पर जो भी 80% या 70% 60% यूटिलाइजेशन बोलता हूँ, वो सिर्फ सिंगल वायर रोप सिंगल स्लिंग का है। फॉर एग्जाम्पल चॉकर इसमें डबल वायर रोप हम लोग यूज करेंगे, दोनों का 80% यूटिलाइजेशन ही होगा। ओके, ये याद रखना। फॉर एग्जाम्पल ऐसे है, चौकर हिच आप ऐसे डाले हो, मतलब इसका 80% यूटिलाइजेशन रहेगा, इसका 80%, मतलब 20% इसका रिडक्शन होगा, 20% इसका रिडक्शन होगा। ओके, ये समझ लेना। चलो इसके डायग्राम्स देखते हैं। चौकर हिच, चौकर हिच में राउंड चॉकर्स, इसको राउंड चॉकर्स बोलते हैं। देखो, एक वायर, एक पाइप को अगर जो भी है, इसको राउंड चॉकर्स बोलते हैं। इसका कितना 80% यूटिलाइजेशन है, 20% रिडक्शन है। दो दो टू टाइप्स ऑफ राउंड चॉकर्स हम लोग यूज कर सकते हैं, एक स्पाइडर बीम के बाद एक स्पाइडर बीम से, और दूसरा एंगल एंगल से। एक ही दोनों वायर रोप लेके जाके एक ही हुक को अटैच कर देना। ओके, इसका सेफ वर्किंग लोड देखें। safe working load safe working load is equals to 10 into 0.8, that is equals to 8 टन each। इधर आपको एग्जांपल देखो, WLL दिया है 10 टन का, WLL दिया है वर्किंग लोड लिमिट 10 टन, मतलब ये वायर रोप का WLL है 10 टन। अब इसको आप सेफ वर्किंग लोड कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करोगे? ये एक वायर रोप का सेफ वर्किंग लोड क्या है? सेफ वर्किंग लोड इज इक्वल्स टू वर्किंग लोड लिमिट इंटू चॉकर फैक्टर। वर्किंग लोड लिमिट कितना? 10 टन इधर दिया है, चॉकर फैक्टर कितना? 0.8। 0.8 आया कैसे? 80% यूटिलाइजेशन से। एक वायर रोप 80% यूटिलाइजेशन है, तो इसका 0.8 है, दैट इज इक्वल्स टू 8 टन ईच स्लिंग, मतलब ईच स्लिंग 8 टन कैपेसिटी उठा सकता है। इसका 8 टन, इसका 8 टन, मतलब टोटल 16 टन लोड लिफ्ट कर सकते हैं इस कॉन्फ़िगरेशन में। ओके, सेम ऐसे दूसरा एग्जांपल देखते हैं, ये वाला। इसका वर्किंग लोड लिमिट सेम 10 टन है। ओके, 10 टन है, और हम लोग इसका लोड कैलकुलेशन, लोड कितना है, कितना लोड हम लोग उठा सकते हैं इससे, ये कैलकुलेट करना है। सेफ वर्किंग लोड इनटू WLL वर्किंग लोड लिमिट इनटू मोड फैक्टर। इसमें देखें दोनों फैक्टर है, एक तो एंगल फैक्टर भी है और इधर चॉकर फैक्टर भी है, मतलब इसमें हम लोग दोनों फैक्टर्स यूज करना है, एक एंगल फैक्टर भी यूज करना है, एक चॉकर फैक्टर भी यूज करना है, एक सिंगल स्लिंग का। अब सिंगल स्लिंग का कैपेसिटी कितना है? WLL 10 टन। 10 टन इंटू 0.8 हो गया चॉकर फैक्टर। ओके, 0.7 हो गया ये एंगल फैक्टर। ये पूरा डिलीट कर लो। तो ये ये हो गया, ये हो गया वर्किंग लोड लिमिट, और 0.8 हो गया चॉकर फैक्टर ऐसे। ओके, और 0.7 हो गया, ये हो गया एंगल फैक्टर सिंगल स्लिंग का, दैट इज इक्वल्स टू 5.6 टन ईच। मतलब इसका 5.6 टन है और इसका 5.6 टन है, तब लोड कितना हो गया? 5.6 प्लस 5.6 11.2, मतलब इसका 11.2 टन लोड उठा सकते हैं इस कॉन्फ़िगरेशन में। ओके, समझ में आया अभी? अभी हो गया राउंड शेप का। अभी रेक्टेंगुलर पे आते हैं। रेक्टेंगुलर में क्या हो गया? रेक्टेंगुलर में मोड फैक्टर 0.6, मतलब 60% यूटिलाइजेशन है, 40% रिडक्शन है। 40% क्यों रिडक्शन है आपको बताता हूँ। एक ए पॉइंट में रिडक्शन है,
जिधर भी पॉइंट्स है वो पॉइंट में रिडक्शन है, और ये पॉइंट्स का पूरे मिला 1 2 3 4, इस 4 पॉइंट्स का जिधर जिधर बैंड है वो पूरा का 20% रिडक्शन है, और इस पॉइंट का 20%, मतलब टोटल 40% रिडक्शन है। ओके, और 60% यूटिलाइजेशन है बेल्ट का कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन बता रहा हूँ। ओके, चलो अभी कैलकुलेट करते हैं। फॉर सेम वर्किंग लोड लिमिट 10 टन्स, मतलब ये वायर रोप और स्लिंग का 10 टन्स वर्किंग लोड लिमिट है। इसमें आप चौकर हिच डाले हो, वो भी रेक्टेंगुलर शेप में। रेक्टेंगुलर शेप में जब भी डालते हैं वो 60% यूटिलाइजेशन, 40% रिडक्शन। वर्किंग लोड लिमिट कितना है? 10 टन्स है। 10 टन्स मतलब डायरेक्ट 4 - 4, मतलब 6 टन इसका यूटिलाइजेशन होगा, 6 टन इसका यूटिलाइजेशन होगा। 6 + 6 टोटल 12 टन लोड लिफ्ट कर सकते हैं इससे। ओके, समझ में आया अभी? ये हिच फैक्टर, चॉकर हिच फैक्टर से। अब नेक्स्ट चलते हैं ब्रिडल बास्केट हिच। बास्केट हिच में भी 2 टाइप्स ऑफ बास्केट हिच है। ये तो अब बहुत आसान है, ये तो यूज किए होंगे आप लोग। बास्केट इज फर्स्ट पैरेलल बास्केट। पैरेलल बास्केट मतलब दोनों पॉइंट डिफरेंट बीम पे अटैच होके गो, एक ही राउंड पूरा रोटेट होके दूसरा पॉइंट पे जाके टच होता है, इसको पैरेलल बास्केट हिच बोलते हैं। ओके, दूसरा एंगुलर बास्केट हिच। एंगुलर बास्केट हिच ये है, एक पॉइंट से जाके पूरा रोटेट होके फिर सेम पॉइंट पे जाके कनेक्ट होने को एंगुलर बास्केट हिच बोलते हैं। और इसका सेफ्टी फैक्टर अलग है, इसका सेफ्टी फैक्टर अलग है। एंगुलर का कितना है? 0.2, और एंगुलर का कितना है? 0.4, और बास्केट का कितना है? 0.2 में। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ हिचेस एंड फैक्टर सेम। ब्रिडल हिचेस, ब्रिडल हिचेस में 2 टाइप्स ऑफ हिचेस है, 2 स्लिंग हिचेस और 3 एंड 4 स्लिंग हिचेस। इस टाइप्स को ब्रिडल हिचेस बोलते हैं। ओके, इसको और इसको तो वर्टिकल हिचेस बोलते हैं। ओके, ये तो मैं पहले आपको एक्सप्लेन किया हूँ। लेकिन अभी जो ब्रिडल हिचेस है वो 2 स्लिंग हिच, 3 स्लिंग और 4 स्लिंग। ओके, इसको ब्रिडल हिचेस बोलते हैं। और इसका फॉर्मूलाज क्या है? 2 स्लिंग लोड बाय 1.4। 1.4 क्या है? एंगल फैक्टर। आपको मैं एक्सप्लेन पहले इसी वीडियो में पहले एक्सप्लेन किया हूँ आपको। जब एक वायर रोप एक एंगल में जाता है, 70% यूटिलाइजेशन, 30% रिडक्शन, मतलब 70% यूटिलाइजेशन 0.7 इसका, और प्लस इस वायर रोप का 0.7, कितना हुआ? इज इक्वल्स टू 1.4। यही है लोड डिवाइडेड बाय 1.4। समझ में आए? ये 2 स्लिंग्स का है, क्लियरली समझ लें इसको। ओके, नेक्स्ट 3 and 4 स्लिंग। 3 and 4 लोड डिवाइडेड बाय 2.1। देखो, 2 स्लिंग्स का एंगल फैक्टर अलग है, 3 and 4 स्लिंग का एंगल फैक्टर अलग है। अभी 3 and 4 स्लिंग का एंगल फैक्टर क्या है? यहाँ पे 2.1 है। ओके, 3 स्लिंग 2.1 कैसे हुआ? इसका 0.7 प्लस इसका 0.7, इसका 0.7 प्लस 0.7 प्लस 0.7, टोटल मिलाने से 2.1। इस पूरे फैक्टर का 2.1 है। अभी समझ में आया आपको? ईच वायर रोप का 0.7 0.7 0.7 ऐड करने से 2.1 आया। इसको मोड फैक्टर, एंगल फैक्टर बोलते हैं। ओके, चलो पहले इसका रेस कर लेते हैं। एंगल फैक्टर होता है।
अभी आपको इजीली समझ में आया होगा। ओके, क्योंकि इसके बाद ना हम लोग कैलकुलेशंस छोटे छोटे करेंगे और आपको और इजी समझ में आ जाएगा। ओके, चलें अभी आगे बढ़ते हैं। चलो, टाइप्स ऑफ फीचर्स, एंगल फैक्टर, आपको ये ऑलरेडी ये स्लाइड में आपको स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया हूँ। बेस्ट रिकमेंडेड एंगल है 0 to 45 डिग्रीज, और एक वायर रोप है। एक वायर रोप अगर एंगल में अटैच करते हैं तो 70% यूटिलाइजेशन, 30% रिडक्शन। ओके, और 45 to 60, 50% यूटिलाइजेशन, 50% रिडक्शन। एंगल बीटा एंगल 60 होने से, और इधर बीटा एंगल 45 डिग्रीज, लेस देन 45 डिग्रीज होने से। ओके, चलो अभी फाइंड स्लिंग लेंथ। फाइंड स्लिंग लेंथ नॉर्मली बेसिकली इस स्लिंग लेंथ फाइंड आउट करने के लिए सिर्फ यही दो यूज करते हैं, क्योंकि बीटा 30 डिग्रीज, बीटा 45 डिग्रीज, यही दो एंगल यूज करते हैं। इससे ज्यादा हम लोग जाते नहीं है। बीटा 60 में हम लोग यूज करेंगे नहीं, क्योंकि वो उसका स्ट्रिंग टेंशन बहुत ज्यादा हो जाता है, इसीलिए हम लोग यूज नहीं करते हैं। ज्यादातर बीटा 30 डिग्रीज, बीटा 45 डिग्रीज। और इसका फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस ऑफ लेग बाय डिस्टेंस ऑफ लेग बाय 1। अगर 30 डिग्रीज में यूज कर रहे हो एंड 45 डिग्रीज में यूज कर रहे हो, डिस्टेंस ऑफ लेग बाय 1.41। ओके, डिस्टेंस ऑफ लेग क्या है? फॉर एग्जांपल ये वाला लोड है, इधर लिफ्टिंग पॉइंट है, इधर इस लिफ्टिंग पॉइंट के डिस्टेंस को डिस्टेंस ऑफ लग बोलते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल इसका 3 मीटर होगा। ओके, अगर 3 मीटर हो गया इसका, ये लेंथ ये डिस्टेंस 3 मीटर हो गया, तब बीटा 30 डिग्रीज का डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस 3 डिवाइडेड बाय 1, दैट इज इक्वल्स टू 3 मीटर्स। मतलब ये 3 मीटर्स होगा तो ये भी 3 मीटर्स, इधर भी 3 मीटर्स। ये एक स्लिंग लेंथ 3 मीटर्स का होगा। ओके, सेम बीटा 45 डिग्रीज होने से डिस्टेंस ऑफ लेग कितना है? 3 मीटर्स, और इसका फैक्टर कितना है? डिवाइडेड बाय 1.41, मतलब 2.12। तब ये इधर 2.12 स्लिंग लेंथ बोल रहा हूँ यहाँ, 2.12 स्लिंग लेंथ है, 2.12 मीटर्स। ओके, ये स्लिंग लेंथ फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला है डिस्टेंस ऑफ लेग बाय फैक्टर डिस्टेंस ऑफ लेग बाय 1.41। ओके, ये याद रख लेना आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अभी आपको दो तीन टैग्स शो करूंगा। टैग्स कैसे आइडेंटिफिकेशन, वायर रोप के टैग्स कैसे रहते हैं, साइकिल्स के वायर रोप के कैसे रहते हैं, चेन्स के कैसे रहते हैं, और बेल्ट्स के कैसे रहते हैं। ओके, ये टैग्स आइडेंटिफिकेशन है। देखो, बीए स्टैंडर्ड के हिसाब से ये सब चीज टैग में लिखा होना चाहिए। वेब स्लिंग वर्किंग लोड लिमिट 5 टन्स का है, लेंथ 5 मीटर है, स्टैंडर्ड 1492-1 है, और सेफ्टी फैक्टर कितना दिया है? 7:1, मतलब ब्रिटेन स्टैंडर्ड है ये। ओके, और देखो इधर वर्टिकल एंगल दिया है, इसका कैपेसिटी कितना है वो भी लिखा है इधर। ओके, मतलब वर्टिकल एंगल 5 टन्स है इधर, वर्किंग लोड लिमिट x/1 लिखा है ना, 5 टन्स। और चौकर हिच का दिया है, बास्केट हिच का दिया है, बास्केट हिच राउंड टाइप, और ये एंगुलर टाइप, आपको एक्सप्लेन किया हो ना। जब भी इंस्पेक्शन में जाते हैं बेल्ट्स के, ये टैग में ये इंफॉर्मेशन होना चाहिए। इस ब्रिटिश स्टैंडर्ड के टैग्स में ही रहते हैं ये। ओके, और डुप्लीकेट जो मैन्युफैक्चरर्स है उसके अंदर ये पूरे आपको नहीं मिलेंगे। ओके, और ये वाला है वायर रोप्स का टैग। वायर रोप्स का टैग्स में भी पूरा वायर रोप का डायमीटर लिखा रहता है, लेंथ लिखा रहता है, वर्टिकल एंगल, चौकर
टाइप में कितना चॉकर्स का वेट भी लिखा रहता है कितना है। ओके, ये सब चीज़ आपको इंस्ट्रक्शन करना है। अब नेक्स्ट है ये वाला है चेन स्लिंग का टैग। अब इसमें देखें, अभी जितना भी मैं ऊपर एक्सप्लेन किया हूँ आपको, एंगल फैक्टर, मोड फैक्टर, वो सिर्फ वायर रोप और बेल्ट्स में ही यूटिलाइज करते हैं, चेन में नहीं। क्योंकि चेन में आपको टैग में एज पर बीएस स्टैंडर्ड पहले ही दिया रहता है 45 डिग्री एंगल में कितना लोड उठा सकते हैं, कितना लोड लिफ्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप इधर टैग में लिखा होगा 45 डिग्रीज में आप 10 टन लिफ्ट कर सकते हो। आप कोई सा भी सेफ्टी फैक्टर ऐड नहीं करना, सिर्फ डायरेक्ट लेके जाके उस चेन से 10 टन लिफ्ट कर दो, कुछ भी नहीं है। जितना भी मोड फैक्टर, चॉकर फैक्टर जो भी है, एंगल फैक्टर जो भी है, वो सिर्फ वायर रोप्स और बेल्ट्स में ही अप्लाई होते हैं। चेन्स में चॉकर फैक्टर्स होने से आप चॉकर फैक्टर ऐड करो, अगर एंगल फैक्टर कुछ भी अप्लाई नहीं होता, क्योंकि वो टैग पे आपको डायरेक्ट दे दिया रहता है। इधर देखिए 45 डिग्री से एंगल है, अगर वो कितना चेन का बेल्ट है उधर लिख देगा कि 45 डिग्री से एंगल में कितना कैपेसिटी चेन से बनता है वो लिफ्ट कर सकते हैं। ओके, चेन में आपको देखो इधर ग्रेड 8 दिया है, ये पूरा चेन में आइडेंटिफिकेशन मार्किंग होनी चाहिए एज पर बीएस स्टैंडर्ड से। ओके, अभी तक हुआ है, आपको ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दिया हूँ क्लास के बारे में। अभी आपको एग्जांपल्स के हिसाब से मैं आपको कैलकुलेशन समझाऊंगा। ओके, एग्जांपल्स बहुत सारे हैं, तकरीबन 14 एग्जांपल्स हैं। आपको एक एक करके एग्जांपल्स मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आपको इसमें ना कैलकुलेशन इजी भी हो जाएगा, आपको समझ में भी आ जाएगा। ये एग्जांपल है चेन स्लिंग के बारे में। ओके, एग्जांपल चेन स्लिंग, एग्जांपल 1। अभी हम लोग इसमें 2 लेग चेन स्लिंग का सेफ वर्किंग लोड फाइंड आउट करना है। लोड हम लोगों को दिया है 10 टन। ओके, सेफ वर्किंग स्लिंग सेफ वर्किंग लोड का फॉर्मूला क्या है? लोड डिवाइडेड बाय मोड फैक्टर। ओके, इसमें मोड फैक्टर क्या एक्ट होता है? सिर्फ चॉकर। आपको मैं समझाया हूँ, आपको पिछला स्लाइड में मैं आपको एक्सप्लेन किया हूँ। चेन्स में एंगल फैक्टर ऐड नहीं करते हैं, ओनली चॉकर फैक्टर। चॉकर फैक्टर्स हो गया, बास्केट हिचेस, चॉकर हिचेस हो गए, बास्केट हिचेस हो गए, सिर्फ यही ऐड करते हैं। एंगल फैक्टर इसमें ऐड ही नहीं करते। ओके, चेन्स एक्सेप्शनल केस है, क्योंकि चेन्स के टैग में डायरेक्ट लिखा होता है कितना एंगल में कितना लोड उठा सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस टैग में देखो 45 डिग्रीज दिया है, आपको डायरेक्ट लिखा रहेगा। अगर इसमें 5 टन लिखा होगा तो 5 टन आप लिफ्ट कर सकते हो, इसमें कुछ भी एंगल फैक्टर ऐड करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसी को आप चॉकर में कन्वर्ट कर रहे हो तब चॉकर फैक्टर आपको ऐड करना है 5 टन में। ओके, सेम ऐसे ही अभी इधर अभी इधर आपको टू चेन स्लिंग दिया है, लोड दिया है 10 टन। अभी सेफ वर्किंग लोड क्या है? लोड बाय मोड फैक्टर्स। लोड बाय मोड फैक्टर्स कितने हैं? एंगल फैक्टर प्लस चॉकर फैक्टर। लेकिन इधर एंगल फैक्टर हम लोग यूटिलाइज नहीं करेंगे, एंगल फैक्टर यूटिलाइज नहीं करेंगे, सिर्फ चॉकर फैक्टर यूज होगा। चॉकर फैक्टर कितना है? रिडक्शन कितना होगा? 20% रिडक्शन, 80% यूटिलाइजेशन, 0.8। 10 डिवाइडेड बाय 0.8 दैट इज इक्वल्स टू 12.5 टन। मतलब हम लोगों को चेन कितना का चाहिए? 12.5 टन कैपेसिटी का चेन चाहिए। 2 लेग चेन स्लिंग 12.5 टन सेफ वर्किंग लोड कैपेसिटी का रहने से हम लोग 10 टन लिफ्ट कर सकते हैं चेन से। ओके, एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 में देखो, इसमें चेन स्लिंग का कैपेसिटी दिया है, लोड फाइंड आउट करने बोला है। ओके, फॉर्मूला क्या है? सेम, स्लिंग सेफ वर्किंग लोड डिवाइडेड बाय लोड बाय मोड फैक्टर। हम लोगों को कौन सा फाइंड आउट करना है? लोड फाइंड आउट करना है, मतलब मोड फैक्टर इधर चला जाएगा। क्या हो गया? लोड इंटू सेफ वर्किंग लोड, लोड इज इक्वल टू सेफ वर्किंग लोड इंटू मोड फैक्टर। मोड फैक्टर क्या है? एंगल फैक्टर प्लस चॉकर फैक्टर। चेन्स में एंगल फैक्टर यूज नहीं करते, सिर्फ चॉकर फैक्टर यूज करते हैं। चॉकर फैक्टर कितना है? फर्स्ट से वर्किंग लोड 11.5 टन, 11.2 टन, और
चॉकर फैक्टर कितना है 0.8, मतलब लोड का वेट 8.92 टन्स। ओके, क्लियरली समझना। ओके, चेन्स में थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा, लेकिन 2-3 बार वीडियो देखोगे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। चेन्स में आप कभी भी एंगल फैक्टर यूज नहीं करते। ओके, चल एग्जांपल 3, इसमें क्या दिया है, 2 लाख चेन स्लिंग्स 2.11.2 टन्स, कैपेसिटी चेन का कैपेसिटी दिया है 11.2 टन्स, और लोड कितना, क्या लोड क्या है फाइंड आउट करने बोला है। लेकिन इधर सिर्फ एंगल ही है, चॉकर नहीं है ना। अब हम लोग चॉकर फैक्टर तो ऐड नहीं करेंगे, एंगल फैक्टर भी, एंगल फैक्टर और चॉकर फैक्टर, इधर चॉकर फैक्टर है नहीं है, एंगल फैक्टर चेन्स में ऐड नहीं करते। तब तो क्या हुआ, 2 लाख चेन स्लिंग इज इक्वल टू 11.2 टन, मतलब लोड 11.2 टन डायरेक्ट उठा सकते हैं हम लोग। ओके, देखें, सेफ वर्किंग लोड 11.2 टन डायरेक्ट उठा सकते हैं। मोड फैक्टर कुछ भी नहीं है, एंगल फैक्टर भी नहीं है, चॉकर फैक्टर भी नहीं है, इसलिए 1 डाल दिए, 11.2 टन। अभी समझ में आया। इसमें 3 टाइप के 3 कंडीशंस भी है चेन से लिफ्ट करने का। एक चॉकर फैक्टर्स दिया है, 2 चॉकर फैक्टर, ये विदाउट चॉकर फैक्टर। ओके, चॉकर फैक्टर में इसमें चेन स्लिंग सेफ वर्किंग लोड फाइंड आउट करना है, इसमें लोड फाइंड आउट करना है, इसमें लोड फाइंड आउट करना है विदाउट चॉकर फैक्टर्स, एनी इचेस, लाइक चॉकर हो गया, बास्केट इचेस हो गया, एनी इचेस। ओके, विदाउट एनी इचेस। नाउ एग्जांपल, वायर रोप एंड वेब स्लिंग का एग्जांपल है। ओके, एग्जांपल नंबर 4। पिछला एग्जांपल्स थे चेन स्लिंग के, अब ये एग्जांपल है वायर रोप और वेब स्लिंग्स पे के बारे में। ओके, याद रखना, वायर रोप और वेब स्लिंग में दोनों फैक्टर्स ऐड होते हैं, चॉकर फैक्टर और एंगल फैक्टर। ओके, चलो एग्जांपल नंबर 4, इसमें वायर रोप का सेफ वर्किंग लोड फाइंड आउट करने बोला है। लोड कितना दिया है 10 टन। अब फॉर्मूला क्या है, सेफ वर्किंग लोड इज इक्वल टू लोड बाय मोड फैक्टर। लोड कितना है 10 टन, मोड फैक्टर क्या है, चॉकर फैक्टर इनटू एंगल फैक्टर, मतलब ये चॉकर फैक्टर भी है और एंगल फैक्टर भी है। ओके, चलें अभी चॉकर फैक्टर इनटू एंगल फैक्टर, लोड कितना है 10 टन, इसके लोड कितना है 10 टन, और चॉकर फैक्टर और एंगल फैक्टर, चॉकर फैक्टर कितना है 0.8 और एंगल फैक्टर कितना है 1.4। ये 1.4 कैसे आया, 0.7 प्लस 0.7, 1.4, दैट इज इक्वल्स टू 8.92 टन्स ईच स्लिंग, मतलब ईच स्लिंग 8.92 टन्स, इसका 8.92 और इसका 8.92 ईच स्लिंग्स। ओके, दोनों 8.92 8.92 दो वायर रोप्स रहने से और वेब स्लिंग रहने से आप 10 टन इजीली उठा सकते हैं। ओके, तो एग्जांपल नंबर 5, इसमें आपको वायर रोप 12 टन दिया है। अब आपको फाइंड आउट करना है लोड, कितना लोड है। लोड इज इक्वल टू सेफ वर्किंग लोड इनटू मोड फैक्टर। सेफ वर्किंग लोड कितना है 12 टन, ये 12 टन, 12 टन। मोड फैक्टर क्या है, चॉकर फैक्टर बाय एंगल फैक्टर। चॉकर फैक्टर कितना होता है 80% यूटिलाइजेशन, मतलब 0.8, एंगल फैक्टर 0.7 प्लस 0.7, 1.4, टोटल कितना हुआ 13.44, मतलब इस लोड का 13.44 लोड
12 टन वायर रोप से लिफ्ट कर सकते हैं। ओके, 12 टन वायर रोप से 13.44 टन लोड लिफ्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 6, इसमें सेफ वर्किंग लोड फाइंड आउट करना है, लोड दिया है। इसमें देखो सिर्फ एंगल फैक्टर है, चॉकर फैक्टर नहीं है। फॉर्मूला क्या है, सेफ वर्किंग लोड, लोड बाय मोड फैक्टर। लोड कितना है, 10 टन। मोड फैक्टर में सिर्फ एंगल फैक्टर है, ऐसे एंगल फैक्टर है, चॉकर फैक्टर नहीं है इधर, एंगल फैक्टर। एंगल फैक्टर कितना होगा, 0.7 बाय 0.7, 0.7 प्लस 0.7, 1.4, that is equals to 7.14 ton each wire web sling. Okay, each web sling मतलब इधर 7.14, इधर 7.14 टन। ईच वेब स्लिंग हम लोग यूज करेंगे तो 10 टन इजीली लिफ्ट कर सकते हैं। ओके, अभी समझ में आपको वायर रोप के बारे में, वायर रोप का सेफ्टी फैक्टर के मोड फैक्टर कैसे यूज करते हैं समझ में आया होगा। ओके, जो भी डाउट हो जो भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पिन कर दीजिएगा, इंशाल्लाह मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। नो ब्रिडल हिचेस एग्जांपल। अब तक चॉकर फैक्टर हो गया, एंगल फैक्टर हो गया, ब्रिडल हिचेस में बात है। ब्रिडल हिचेस में ज्यादातर एंगल फैक्टर ही यूज करते हैं। ओके, उसमें चॉकर्स नहीं रहते हैं। चल एग्जांपल नंबर 7, लोड दिया हुआ है, वायर रोप का कैपेसिटी ईच 5 टन, मतलब 5 टन 4 वायर रोप्स है इसमें, 4 5, ये 5 टन है, ये 5 टन है, ये 5 टन है, ये वायर रोप 5 टन है। ओके, अभी लोड फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला क्या है, लोड इज इक्वल टू सेफ वर्किंग लोड बाय मोड फैक्टर। सेफ वर्किंग लोड इंटू मोड फैक्टर। सेफ वर्किंग लोड कितना है, 5 टन, ये 5 टन। मोड फैक्टर, मोड फैक्टर देखें इसमें 0.7 इंटू 3, मतलब एंगल फैक्टर ही, मोड फैक्टर इसमें चौकर नहीं है तो फिर एंगल फैक्टर ही होगा। एंगल फैक्टर कैसे है, 0.7 इंटू 3, आपको पिछला स्लाइड्स में मैं एक्सप्लेन किया हूँ। 0.7 इसको, 0.7 इसको, 0.7, या 3 स्लिंग्स हो या 4 स्लिंग्स हो, हम लोग तीन ही स्लिंग्स को कंसिडर करते हैं। ओके, 0.7 इंटू 0.7 इंटू 0.7, दैट इज इक्वल 0.7 इंटू 3 करने से तो 2.1 आता है, 2.1 इंटू 5 करने से 10.5 टन। ओके, मतलब ये लोड 10.5 टन लिफ्ट कर सकते हैं। 5 टन वायर रोप्स, 4 5 टन वायर रोप से 10.5 टन लोड लिफ्ट कर सकते हैं। ओके, एग्जांपल नंबर 8, इसमें लोड दिया हुआ है, लोड 20 टन, और सेफ वर्किंग लोड ऑफ वायर फाइंड आउट करना है हम लोगों को। अभी फॉर्मूला क्या है, सेफ वर्किंग लोड इज इक्वल टू लोड डिवाइडेड बाय मोड फैक्टर। ओके, इसमें मोड फैक्टर क्या है, सिर्फ एंगल फैक्टर है, चौकर फैक्टर नहीं है। तब लोड कितना हुआ, 20, 20 डिवाइडेड बाय 2.1, 2.1 मालूम है ना कैसा आया, 0.7, 0.7, 0.7। ओके, 3 प्लस करने से 2.1 है, 20 डिवाइडेड बाय 2.1, 9.5 टन, मतलब 9.5 टन ईच आपके पास रहने से और 20 टन लोड आप लिफ्ट कर सकते हो। ओके, ये एग्जांपल नंबर 8 है। आगे बढ़ते हैं। एग्जांपल, स्लिंग लेंथ एंड सेफ वर्किंग लोड। ओके, ये एग्जांपल नंबर 9। अब हम लोग इसमें स्लिंग लेंथ भी फाइंड आउट करेंगे, सेफ वर्किंग लोड भी फाइंड आउट करेंगे यहाँ से हम लोग। ओके, अब एग्जांपल नंबर 9 में सिर्फ स्लिंग लेंथ फाइंड आउट करना है। वेब स्लिंग और लोड कितना दिया, 71 टन दिया, डिस्टेंस कितना दिया, 5 मीटर्स दिया। इसका सिर्फ हम लोग स्लिंग लेंथ ही फाइंड आउट करेंगे। ओके, स्लिंग लेंथ अल्फा 60, बीटा 30। अल्फा मतलब ये वाला 60 डिग्री, बीटा मतलब ये बीटा 30। आपको पिछला स्लाइड में मैं फार्मूलाज दिखाया हूँ, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 1, दैट इज इक्वल टू 5 मीटर्स। ओके, डिस्टेंस का मतलब ये पॉइंट्स, लिफ्टिंग लग्स को डिस्टेंस बोलते हैं, यहाँ से यहाँ को डिस्टेंस बोलते हैं। ओके,
सेम स्लिंग लेंथ अल्फा 9 अल्फा 90 बीटा 45 अल्फा 90 बीटा 45 distance divided by 1.4 distance how much 5 divided by 1.4 ये 1.4 क्या है सेफ्टी फैक्टर है ओके इज इक्वल्स टू 2.12 ओके जब बीटा 45 डिग्री एंगल में आ जाएगा उसका वायर रोप का लेंथ 2.12 मीटर्स मिनिमम होना चाहिए ओके ये एग्जांपल नंबर 9 है एग्जांपल नंबर 10 इसमें स्लिंग लेंथ और सेफ वर्किंग लोड दोनों फाइंड आउट करना है लोड का वेट हम लोगों को 27 टन दिया हुआ है इधर लेकिन स्लिंग लेंथ सेफ वर्किंग लोड स्लिंग लेंथ दोनों हम लोगों को फाइंड आउट करना है ओके फर्स्ट लोड फाइंड आउट कर देते हैं स्लिंग सेफ वर्किंग लोड डिवाइडेड बाय लोड बाय मोड फैक्टर लोड कितना है 27 लोड कितना है 27 इधर देखो लोड 27 टन मोड फैक्टर कितना है 2.1 0.7 इसका 0.7 इसका 0.7 इसका बनाने से 2.1 मोड फैक्टर तब से वर्किंग लोड कितना हुआ 12.857 टन ईच वेब स्लिंग मतलब ईच वेब स्लिंग आपको 12.857 टन होना चाहिए मिनिमम 13 टन होना चाहिए 27 टन लोड लिफ्ट करने के लिए ओके अभी स्लिंग लेंथ फाइंड आउट करते हैं स्लिंग लेंथ का क्या है फॉर्मूला मैक्सिमम डिस्टेंस बाय 1.41 मैक्सिमम डिस्टेंस किसको बोल रहे हैं लिफ्टिंग लेग्स का मैक्सिमम डिस्टेंस अब लिफ्टिंग जब 4 कॉर्नर्स होते हैं अब इसका मैक्सिमम डिस्टेंस हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे इसका डायगोनल वैल्यू लेके जब भी 4 रोप रहता है उसका डायगोनल मैक्सिमम डिस्टेंस होते हैं ओके जब डायगोनल वैल्यू रेक्टेंगुलर में ये डायगोनल वैल्यू जो रहता है इसका फॉर्मूला है रूट ओवर एल स्क्वायर बाय डब्ल्यू स्क्वायर एल स्क्वायर मतलब लेंथ स्क्वायर बाय विड्थ स्क्वायर ओके अब इधर लेंथ स्क्वायर बाय विड्थ स्क्वायर लेंथ कितना है 4 मीटर विड्थ कितना है 2 मीटर ये देखो विड्थ 4 लेंथ स्क्वायर बाय 4 स्क्वायर लेंथ 4 स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर रूट ओवर 4 स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1.4 दैट इज इक्वल्स टू रूट 20 डिवाइडेड बाय 1.4 टोटल कैलकुलेशन करने से हम लोगों को वैल्यू आ गया 3.17 मतलब ईच वायर रोप का लेंथ होना चाहिए 3.17 मिनिमम उससे ऊपर ही होना चाहिए उससे नीचे नहीं होना चाहिए ओके एग्जांपल नंबर 10 है चलो अब एग्जांपल नंबर 11 एग्जांपल नंबर 11 में क्या क्या फाइंड आउट करना है एग्जांपल नंबर 11 में क्या क्या फाइंड आउट करना है डायग्राम दिया है लोड मटेरियल दिया है लोड मटेरियल क्या है कंक्रीट मतलब ये कंक्रीट मटेरियल है जो लिफ्ट करना है हम लोगों को क्या क्या फाइंड आउट करना है लोड वेट स्लिंग सेफ वर्किंग लोड स्लिंग लेंथ मतलब इस लोड का वेट और स्लिंग सेफ वर्किंग लोड और स्लिंग लेंथ हम लोगों को फाइंड आउट करना है ओके फर्स्ट ऑफ ऑल लोड वेट फाइंड आउट करना है लोड वेट कैसे फाइंड आउट करते हैं लोड वेट के लिए डेंसिटी इंटू वॉल्यूम डेंसिटी क्या है डेंसिटी हर एक मटेरियल का एक डेंसिटी रहता है अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन इन दैट मटेरियल ओके उसका डेफिनेशन है लेकिन हर एक मटेरियल का स्टैंडर्ड डेंसिटी रहता है स्टील का अलग डेंसिटी है कंक्रीट का अलग डेंसिटी है हर एक मटेरियल का डेंसिटी रहता है अभी कंक्रीट का डेंसिटी का वैल्यू कितना है 2.44 ओके कंक्रीट का वैल्यू कितना कंक्रीट का डेंसिटी कितना है 2.44 और वॉल्यूम वॉल्यूम क्या है इस लोड का वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट लेंथ कितना है 18 ब्रेथ कितना है 3 मीटर्स 18 3 मीटर्स डेंसिटी इंटू लेंथ 18 breadth 3 meters and height 0.2884 equals to 37.99 tons मतलब approximate 38 tons आया है ओके अप्रोक्सीमेट 38 टन
इस लोड का लोड वेट कितना है अभी? 38 टन। इधर इधर लिख ले 38 टन। ओके, लोड वेट 38 टन। नो, स्लिंग सेफ वर्किंग लोड। स्लिंग सेफ वर्किंग लोड का फॉर्मूला क्या है? लोड बाय मोड फैक्टर। लोड बाय मोड फैक्टर। लोड कितना? 38 टन। और मोड फैक्टर 3 इंटू 0.7, मतलब 0.7 ए स्लिंग का, 0.7 ए स्लिंग का, 0.7 ए स्लिंग का। जब 3 स्लिंग्स और 4 स्लिंग्स यूज करते हैं, सिर्फ 3 स्लिंग्स हम लोग कंसिडर करते हैं। इवन 3 स्लिंग्स का भी ओनली 3 स्लिंग्स कंसिडर करते हैं। ओके, अब इसमें 3 इंटू 0.7 that is equals to 38 by divided by 2.1. ओके, दैट इज इक्वल्स टू 18 टन्स ईच स्लिंग, मतलब ईच स्लिंग का कैपेसिटी 18 टन्स है। स्लिंग सेफ वर्किंग लोड का वैल्यू कितना है? 18 टन्स। 18 टन्स। ओके, अब स्लिंग लेंथ कैसे फाइंड आउट करते हैं? लॉन्गेस्ट डिस्टेंस बाय लॉन्गेस्ट डिस्टेंस बाय मोड सेफ्टी फैक्टर। ओके, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस कितना है इधर? डायगोनल वैल्यू कभी भी लॉन्गेस्ट डिस्टेंस होता है। अब इसको एक ट्रायंगल ले लें आप ऐसे। ओके, अभी वैल्यू कितना है? इसका वैल्यू हम लोगों को मालूम है। ये इसका वैल्यू कितना है? 18 टोटल दिया, इधर -2 इधर -2 करने से 14। ओके, और ये 3 मीटर्स, मतलब ये कॉर्नर्स में है ना, ये 3 मीटर्स। ओके, इसको फॉर्मूला है रूट ओवर 14 स्क्वायर बाय 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1.41। अभी समझ में आया? 14, अभी समझ में आया? 14 स्क्वायर बाय 3 स्क्वायर कैसे आया? 14 कैसे आया पहले? 18 माइनस इधर से 2 इधर से 2, क्योंकि लिफ्टिंग पॉइंट्स 2 मीटर्स अवे है, इधर से भी 2 मीटर्स अवे है, तो 14 हुआ, ये वैल्यू 14 हुआ। और इस लिफ्टिंग पॉइंट इस कॉर्नर पे है, मतलब ये वैल्यू 3 हुआ। अभी समझ में आया? 14 और 3 कैसे आया? चले, ये रूट ओवर 14 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1.41, दैट इज इक्वल्स टू रूट ओवर 205 डिवाइडेड बाय 1.41, दैट इज इक्वल्स टू 10.15 मीटर्स। मतलब ईच स्लिंग हम लोगों को मिनिमम 10.15 मीटर्स रहना है, मतलब 10 मीटर्स से ज्यादा रहना है, 11 मीटर्स, 12 मीटर्स, 13 मीटर्स। ओके, अभी एग्जांपल आपको समझ में आया होगा। अभी मतलब इसका कितना हुआ? 10.115 मीटर। ओके, अभी आपको एग्जांपल नंबर 11 समझ में आ गया होगा। ओके, चलो एग्जांपल नंबर 12 पे चलते हैं। एग्जांपल नंबर 12 में आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है? वायर सेफ वर्किंग लोड और सेफ वर्किंग लोड ऑफ साइकिल। वायर सेफ वर्किंग लोड का डिनोमिनेशन 1 दिया, साइकिल को 2 दिया, और स्पाइडर बेम को 3 दिया, और नीचे वाला साइकिल्स को 4, और इस वायर रोप को 5, और इसका साइकिल्स का 6। ओके, और लोड वेट आपको 29 टन दिया, और स्पाइडर बीम का वेट 1 टन दे दिया। ओके, अब आपको पूरे साइकिल्स, बेल्ट्स, वायर रोप्स और स्पाइडर बार का सेफ वर्किंग लोड लेना है। चलो फाइंड आउट करते हैं। ओके, फर्स्ट इसका वायर रोप सेफ वर्किंग लोड। वायर रोप सेफ वर्किंग लोड, लोड डिवाइडेड बाय 1.41। लोड कितना है? 29 प्लस 1 टन, 30 टन। आपको डाउट आएगा होगा वायर रोप का भी वेट लेते हैं ज्यादा, अब तो जब 30 टन हम लोग ले रहे हैं, वायर रोप और साइकिल का वेट ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को कितना जाएगा? 300 केजीज तक जाएगा, इसलिए उसको कंसिडर नहीं करते हम लोग। ओके, 29 प्लस 1 मतलब 30 टन। 30 टन डिवाइडेड बाय 1.4, दैट इज इक्वल टू 21.4 टन ईच स्लिंग। मतलब इसका ये 21.4 टन, ये ईच स्लिंग इसका है 21.4 टन। ओके, और नेक्स्ट सेफ वर्किंग लोड ऑफ shackles।
अब सेफ वर्किंग लोड ऑफ साइकिल, इसको आप खुद फाइंड आउट करें, ओके, आपको एक्सपीरियंस होगा। नेक्स्ट, सेफ वर्किंग लोड ऑफ बीम, ओके। सेफ वर्किंग लोड ऑफ बीम क्या है? नॉर्मल स्टैंडर्ड है, जितना लोड है उतना कैपेसिटी का मिनिमम कैपेसिटी उतना रहना चाहिए और हाइयर रहना चाहिए, ओके। लोड कितना है हम लोगों का? 29 टन है, मतलब अब 30 टन का स्पैडर बीम लेने से इनफ है। लेकिन हम लोग क्या रिकमेंडेड क्या है? लोड इनटू 140% लोड का स्पैडर बीम सेलेक्ट करने से अच्छा है, रिकमेंडेड है, स्टैंडर्ड नहीं है। स्टैंडर्ड क्या है? जितना लोड है उतना मिनिमम स्पैडर बीम का कैपेसिटी रहने से काफी है, लेकिन रिकमेंडेड क्या है? 140% हाइयर रहने से बेटर है, बेस्ट है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं? लोड इंटू 1.4, कितना हुआ? 40.6 टन कैपेसिटी, मतलब 40 टन का स्पैडर बीम सेलेक्ट करेंगे, ओके। समझ में आया? नेक्स्ट, 4, शैकिल नंबर 4, सेफ वर्किंग लोड ऑफ शैकिल। सेफ वर्किंग लोड ऑफ शैकिल में क्या है? देखें, 29 डिवाइडेड बाई 2। 29 डिवाइडेड बाई 2 क्यों हुआ, आपको मैं समझाता हूँ। देख, अब ये स्पैडर बीम है, इसको हम सेंटर में एक लाइन ले लें, ओके। सेंटर में एक लाइन ले ले, मतलब इस लोड का वेट ऑफ इस पॉइंट पे है, ऑफ इस पॉइंट पे है ना। तब ये दोनों साइकिल का लोड इस पे जा रहा है, ये दोनों साइकिल का लोड इस आ, अभी 29 बाई 2 है ना। अभी 29 डिवाइडेड बाई इस दो पॉइंट पे, अब 20 आप इस साइकिल पे लोड ले लें, आप इस साइकिल पे लोड ले लें, कितना हुआ? 14.5 टन ईच। अब आपको क्यों डिवाइड करना है? अब ये स्पाइडर बार है, हाफ पॉइंट इधर है, हाफ पॉइंट इधर है, मतलब ये दो साइकिल्स का लोड इसके ऊपर आ रहा है ना, और ये दो साइकिल्स का लोड इस पे आ रहा है ना। तब हम लोग, मतलब ये लोड को डिवाइड हो रहा है, इस साइकिल्स पे आप आ रहा है, इस साइकिल पे ये साइकिल पे आप आ रहा है, ये साइकिल पे आप आ रहा है, इसीलिए हम लोग डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल ऊपर वाला साइकिल कैसे है? दोनों का लोड मिला के एक ही पॉइंट पे जा रहा है, देखो, मतलब इस साइकिल्स का कैपेसिटी हाइयर होना चाहिए कभी भी, ओके। उसको डिवाइड नहीं करना चाहिए लोड को। अभी समझ में आया होगा, ओके। चले चलते हैं। 29 डिवाइडेड बाई 4 अप्रोक्सीमेट 14 टन, मतलब ये 4 14.5 टन ईच, ओके। नो सेफ वर्किंग लोड ऑफ वायर, बॉटम लाइंस इस वायर्स का सेफ वर्किंग लोड ऑफ वायर्स, सेम चीज, लोड डिवाइडेड बाय 2 फर्स्ट, क्योंकि ऑफ लोड इस दोनों वायर पे जा रहा है, ऑफ लोड इस पे और इस पे जा रहा है। फर्स्ट कितना हुआ? लोड डिवाइडेड बाय 2, 29 डिवाइडेड बाय 2 करने से 14.5, और इसका मोड फैक्टर कितना है? 0.2, दो है ना, अभी ऑफ की है ना, अब पहले दो इसका ले ले, मतलब कितना? 2 इंटू 0.7, 1.4 मोड फैक्टर, मतलब 10.35 टन ईच वायर रोप आ रहा है, ओके। अभी आपको समझ, मैं पिछला बार, मतलब पिछला स्लाइड में आपको बताया था, जब 4 लाइंस रहने से, 4 वायर रोप रहने से मिनिमम 3 कंसिडर करें, लेकिन हम लोग इधर 2 ही कंसिडर किए, इसलिए इसलिए क्योंकि पिछला उसमें चारों वायर्स जाके एक ही पॉइंट पे कनेक्ट हो रहे थे ना, इसलिए हम लोग 0.7 इंटू 3 कंसिडर किए थे। लेकिन इसमें दो दो वायर रोप्स एक पॉइंट पे कनेक्ट हो रहे हैं, दो वायर रोप्स एक पॉइंट पे कनेक्ट हो रहे हैं, मतलब एक साइड में 2 लेक्स लिंक्स है, एक साइड में एक साइड में टू लेक्स लिंक्स है, दूसरे साइड में 2 लेक्स लिंक है, इसीलिए हम लोग 0.2 इंटू 7 करते हैं, ओके। अभी समझ में आया होगा आपको क्लियरली, ओके। ऑफ ऑफ कितना है 29 का? 14.5 डिवाइडेड बाय एंगल फैक्टर कितना है? 2.2 इंटू 0.7, 1.4, that is equals to 10.35, मतलब each wire rope 10.35 टन्स, ओके। लास्ट लास्ट ए साइकिल्स का,
लास्ट ये साइकिल है। इसका कितना है, अब जस्ट वायर रोप जितना है उतना हम लोग ले सकते हैं 10.35, मतलब इसका भी 10.35 भी ले सकते हैं, 10.35 भी ले सकते हैं, या इस साइकिल का, या 140% हाइयर भी ले सकते हैं। जैसे मैं इधर 14 टन डाला हूँ, मिनिमम 10.35 का साइकिल होना चाहिए, उससे हाइयर जितना भी ले लो मुश्किल नहीं है। ओके, जब 140% आप इसको एक्स्ट्रा लोगे ना, इसी 10.35 का 140% एक्स्ट्रा लोगे तो 14 टन ही आएगा अप्रोक्सीमेट। हम लोग 14 टन लिए हैं। ओके, अभी आपको एग्जांपल नंबर 12 समझ में आया होगा। चलो एग्जांपल नंबर 13। अब एग्जांपल नंबर 13 में क्या क्या फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल लोड वेट, फर्स्ट ऑफ ऑल लोड वेट फाइंड आउट करना है। सेकंड स्लिंग सेफ वर्किंग लोड। थर्ड स्लिंग लेंथ। ये तीनों हम लोग फाइंड आउट करना है। ओके, इधर मैं लोड वेट लिख दिया था, लेकिन एक्चुअली वो स्टील है, स्टील दिया है और डायमेंशंस दिए है, डायमीटर और डायमीटर आउटर, डायमीटर इनर दोनों दिए हैं। ओके, चलो अब इसका फर्स्ट लोड फाइंड आउट करते हैं। स्टील का लोड का फॉर्मूला क्या है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ओके, जब ये राउंड बार है ना, राउंड बार का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वेयर इंटू एल, लेंथ इंटू एल मतलब लेंथ। ओके, और लोड फाइंड आउट करने के लिए डी इंटू वॉल्यूम। डी डी का मतलब डेंसिटी, डी का मतलब डेंसिटी, और ये पूरा वॉल्यूम। ओके, इसका फॉर्मूला है ये। चलें अभी फाइंड आउट करते हैं। डी स्टील का डेंसिटी कितना है, 7.7 केजी पर मीटर स्क्वायर। ओके, केजी पर मीटर स्क्वायर। और पाई का वैल्यू कितना है, 3.14। ओके, 3.14। और रेडियस इधर आर, R0 आर आउटर रेडियस, आर इनर माइनस आर इनर रेडियस। ओके, आर आउटर रेडियस कितना, 0.9 का ऑफ ले लें, 0.9 का ऑफ लेने से कितना हुआ, 0.45। ओके, और आर इनर ये वाला आर इनर रेडियस, अब इसका ऑफ कितना है, 0.75 डिवाइडेड बाई 2 करने से 0.375, मतलब ये वैल्यू इसको स्क्वायर करके इसको इसको स्क्वायर करके माइनस करने से आपको 0.062 वैल्यू आएगा। ओके, और लेंथ कितना हुआ इधर, 3 मीटर्स दिया, ये 3 मीटर्स है। अभी आपको समझ में आया होगा क्लियरली। ओके, डी इंटू वॉल्यूम, डी कितना है, डेंसिटी 7.7, और वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला है, पाई आर स्क्वायर इंटू एल। पाई का वैल्यू कितना है, 3.14, और आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस आर आउटर स्क्वायर माइनस आर इनर स्क्वायर। आर आउटर कितना है, 0.45, आर इनर आर आउटर 0.45 स्क्वायर, आर इनर 0.357 स्क्वायर। ओके, माइनस करने से ये वैल्यू आएगा आपको 0.062। और लेंथ, लेंथ कितना है इधर, 3 मीटर्स, ये वैल्यू 3 मीटर्स, टोटल करने से आपका लोड 4.5 टन आ रहा है। अभी समझ में आया होगा ना, ये 4.5 टन है। लोड कितना हुआ अभी, 4.5 टन। अब इसके ऊपर हम लोग सेफ वर्किंग लोड कैलकुलेट करेंगे। सेफ वर्किंग लोड का फॉर्मूला क्या है, लोड बाय मोड फैक्टर। लोड कितना, 4.5, और मोड फैक्टर देखो, इसमें मोड फैक्टर में दोनों वैल्यूज है, एक एंगल फैक्टर है, दूसरा चॉकर फैक्टर है। इसका मतलब दोनों वैल्यूज ऐड होगा। ओके, चॉकर फैक्टर का वैल्यू कितना है, 0.8, मतलब 80% यूटिलाइजेशन। जब भी बेल्ट चॉकर में लगता है 100% का
वो 80% ही यूटिलाइज कर सकते हैं चौकर में। ओके, और एंगल फैक्टर 1.4। 1.4 कैसे हुआ? इस वायर रोप का 0.7 प्लस इस वायर रोप का 0.7, दोनों करने से 1.4 आया। दैट इज इक्वल्स टू 4 टन्स ईच स्लिंग्स, मतलब ईच स्लिंग का वैल्यू 4 टन्स होना चाहिए, कैपेसिटी 4 टन्स होना चाहिए ईच स्लिंग का कैपेसिटी। ओके, नेक्स्ट स्लिंग लेंथ। स्लिंग लेंथ का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस बाय 1.41, डिस्टेंस बाय 1.41। पहले एरेस कर देते हैं, चलिए इसको पहले ना एरेस कर लेते हैं। पूरा पूरा एरेस करेंगे ना, बेहतर है, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ओके, अब स्लिंग लेंथ कितना है? डिस्टेंस बाय 1.41। ओके, डिस्टेंस कितना है? 1 मीटर। कैसे 1 मीटर आया? देखो, इस वैल्यू से इस तक 1 मीटर, क्यों? टोटल 3 मीटर है, और यहां से यहां तक 1 मीटर अपार्ट लगा है, और यहां से यहां तक 1 मीटर अपार्ट लगा है, मतलब बीच का 1 मीटर है ना, इसीलिए 1 मीटर लेते हैं। 1 मीटर डिवाइडेड बाय 1.41, दैट इज इक्वल टू 0.7। ओके, ये वैल्यू कहाँ 0.7 कहाँ तक है? यहां से लेके यहां तक 0.7, और हम इसको इसका पाइप का सरकमफ्रेंस ऐड करना जरूरी है। ओके, अब ये 0.7 का वैल्यू कहां से कहां तक है? यहां से यहां तक 0.7 का लेंथ है। अब रही बात इस चीज की, इसका वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? सरकमफ्रेंस लेके। पाइप का सरकमफ्रेंस का वैल्यू कितना है? 2 पाई आर। ओके, 2 इंटू पाई, पाई का वैल्यू कितना है? 3.14। आर, आर आपको आर आउटर रहेगा कभी भी, क्योंकि आपको आउटर सरकमफ्रेंस लेना है तो आउटर रहेगा। आर का वैल्यू कितना है? 0.9 डिवाइडेड बाय 2 करने से 0.45, टोटल वैल्यू आपको 3.5 मीटर स्लिंग लेंथ आएगा। ओके, मतलब यहां से यहां तक 7 मीटर, रिमाइनिंग 3 करने, मतलब कितना हुआ? 3.5 माइनस 0.7 करने से 2.8, मतलब यहाँ से यहाँ तक 0.7 मीटर, और ये सरकमफ्रेंस 2.8 मीटर, टोटल मिलाने से आपको 3.5 मीटर आ रहा है। ओके, आपको ये समझ में आया होगा एग्जाम्पल अच्छी तरह से। कुछ भी डाउट होने से कमेंट सेक्शन में पूछना। ओके, क्योंकि जब भी हम लोग फाइंड आउट करते हैं, ये टॉप हुक स्टॉप से लेके जिधर लिफ्टिंग पॉइंट है वहां तक का डिस्टेंस रहता है। जब हम लोग सर्किल्स वगैरह लेते हैं ना, उसका सरकमफ्रेंस भी हम लोगों को ऐड करना रहता है एक्स्ट्रा वायर रोप में। ओके, लेंथ में। चलो, एग्जाम्पल नंबर 14 कैलकुलेशन नहीं है, ये सिर्फ नॉलेज के लिए मैं रखा हूँ। जब आप लोग स्टील बार लिफ्ट करते हो ना, स्टील बार लिफ्ट करने वक्त उसके लिफ्टिंग पॉइंट्स नहीं रहते, लेकिन उसको हम लोग चॉकर हिच डाल के लिफ्ट करते हैं। अब वो चॉकर हिच ना कितना डिस्टेंस पे डाले? फॉर एग्जांपल एक 6 मीटर का लेंथ है, फॉर एग्जांपल एक 6 मीटर का लेंथ है। ओके, 6 मीटर टोटल लेंथ। अब इसके लिफ्टिंग पॉइंट्स नहीं है, हम लोगों को चॉकर हिच डाल के एक क्रेन से उठाना है। अब ये चॉकर हिच कितना कितना डिस्टेंस में डालेंगे? ये इसमें मैं बता रहा हूँ, ये 6 मीटर का है ना, इधर से आप लोग 25% छोड़ देंगे, और इधर से आप लोग 25% छोड़ के इधर डाल देंगे और इधर डाल देंगे। तब बचा क्या? इधर 25% हो गया, इधर 25%, बीच में ये लेंथ टोटल 50% ना। मतलब अब 6 मीटर में 50% कितना हुआ? ये लेंथ 3 मीटर हो गया। 6 मीटर में 50% कितना? देखो, 6 मीटर में ये 50% कितना? 3 मीटर,
और ये इधर आउटर साइड 25% छोड़ देना है, मतलब 6 मीटर में 25% हुआ 1.5 और इधर 1.5। ओके, टोटल 6 मीटर हो गया। अब 1.5 इधर छोड़ के इधर चौकर इस डालेंगे, 1.5 इधर छोड़ के इधर चौकर इस डालेंगे और उसको स्टील बार्स को आप इजीली लिफ्ट कर सकते हो। ये जस्ट नॉलेज के लिए, कैलकुलेशन नहीं है, क्योंकि हम लोग एक मेथड से कभी भी स्टील बार्स लोड नहीं करते ना, अनलोड नहीं करते, क्योंकि चौकरिस हम लोग कहीं पे भी डाल देते हैं, साइड हैंड्स पूरे बेंड होके रहते हैं, या तो बहुत दूर डाल देते हैं वो सेंटर में बेंड हो जाता है, या तो आप लोग ये स्टील बार है अगर नजदीक डाल दिए ऐसे तो फिर ये साइड बेंड हो जाते हैं ऐसे करके, इधर साइड अगर दूर डाल दिए ऐसे, ये वैल्यू ऐसे बेंड हो जाता है ना, इसीलिए। ओके, आज का वीडियो खत्म हुआ। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर इस वीडियो में कुछ भी डाउट्स हो मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट दे देना, इंशाल्लाह मैं आप क्लियर करूंगा। और इस वीडियो को अच्छा लगेगा तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें, जिसको भी रिगिंग फील्ड में इंटरेस्ट है, कोई भी लिफ्टिंग अपॉइंटेड पर्सन कैलकुलेशन सीखना चाहता है, इस वीडियो को आप जरूर जरूर शेयर करें। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, सबा खैर।